Good morning, students. Directorate Higher Education Haryana provides video lecture for political science. Today, we will discuss on the topic evolution, conventions, legacies, basic features of Constitution of UK and USA. अर्थात आज हम इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का विकास, संविधान की परंपराएं, संविधान की विरासत और संविधान की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के संविधान का विकास। सामान्य भाषा में इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड तथा ब्रिटिश चैनल के कुछ द्वीप सम्मिलित हैं। इसका क्षेत्रफल 9,43,200 वर्ग मील के लगभग है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इंग्लैंड की कुल जनसंख्या 8,50,00,000 थी। यह देश यूरोप के किनारे पर एक छोटा सा द्वीप है। लगभग 20 मील चौड़ा इंग्लिश चैनल इंग्लैंड के द्वीप समूह को यूरोपियन खंड से अलग करता है। इस चैनल के कारण यह देश पर्याप्त दीर्घकाल तक बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहा और स्वयं को यूरोपियन देशों के सैनिक संघर्षों से अलग रखने में पर्याप्त सीमा तक सफल रहा। बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहने के कारण ही इस देश के लोग 17वीं और 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र संस्थाएं स्थापित और विकसित कर सके थे। इंग्लैंड की जलवायु में विशेष समानता है। संपूर्ण देश में शीतकाल में न तो अधिक शीत और न ही ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है तथा वर्ष भर ठीक अनुपात में वर्षा भी रहती है। इंग्लैंड के वर्तमान निवासी विभिन्न प्राचीन जातियों की संतान हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से आने वाली विभिन्न जातियों ने इस द्वीप पर आक्रमण किए, विजय प्राप्त की और उन्हें यहाँ ही निवास कर लिया। इंग्लैंड में सर्वप्रथम केल्ट जाति के लोग रहते थे, जो 54 ईस्वी पूर्व रोमन जाति ने उन्हें पराजित करके इंग्लैंड पर अपना शासन स्थापित कर लिया। जब 5वीं शताब्दी में रोमन इंग्लैंड से वापस लौट गए तो उनके पश्चात एंग्लो सैक्सन नामक जाति ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। उन्होंने वहां पर अधिकार कर लिया। उनके पश्चात जूट, डेम्स जातियों ने इंग्लैंड पर अपना अधिकार कर लिया और उन्होंने यहाँ के राजनीतिक जीवन पर प्रभाव डाला। अंतिम जाति जिसने इंग्लैंड पर एक सफल आक्रमण किया वह नॉर्मन जाति थी। यह आक्रमण 1066 ईस्वी में किया गया। इस जाति ने इंग्लैंड में एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन स्थापित किया। इस जाति के आक्रमण के पश्चात किसी अन्य जाति का इंग्लैंड पर सफल आक्रमण नहीं हुआ। नॉर्मन जाति के आक्रमण के पश्चात इन विभिन्न जातियों ने इंग्लैंड में एक संयुक्त संस्कृति, भाषा और इतिहास को विकसित किया और इन जातियों के परस्पर अंतर लगभग समाप्त हो गए। इंग्लैंड यद्यपि एक छोटा सा देश है, परंतु इसका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है।
इंग्लैंड में कानून व्यवस्था अर्थात संविधान के विकास से संबंधित परंपराओं का वर्णन इस प्रकार है, जिन्हें विद्वानों ने विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया। फर्स्ट इज एंग्लो सैक्सन काल अर्थात एंग्लो सैक्सन पीरियड। ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा के विकास का इतिहास वास्तव में एंग्लो सैक्सन काल से आरंभ होता है। इस काल में ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा की निम्नलिखित कुछ ऐसी संस्थाओं का आरंभ हुआ जिनका कालांतर में धीरे धीरे विकास होता गया और अंत में ये संस्थाएं वर्तमान ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषताएं बनी। सबसे पहले इंग्लैंड में सम्राट की संस्था का आरंभ। 5वीं शताब्दी तक ब्रिटेन के लोग रोमन साम्राज्य के अधीन रहे थे, परंतु इतने लंबे समय के दौरान ब्रिटेन में कोई संवैधानिक विकास या निश्चित राजनीतिक परंपरा स्थापित नहीं हुई थी। ब्रिटेन का वास्तविक संवैधानिक विकास एंग्लो सैक्सन काल से ही आरंभ हुआ। जब 5वीं शताब्दी के अंत में रोमन लोग ब्रिटेन से चले गए तो डेन्स, एंगल्स और सैक्सन जातियों के लोगों ने ब्रिटेन की भूमि से वहां के मूल निवासियों केल्ट्स को पश्चिम की ओर धकेल दिया और इंग्लैंड के एक विस्तृत क्षेत्र पर अपना अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इन कबीलों के लोगों ने धीरे धीरे ब्रिटेन की भूमि पर छोटे छोटे 8 राज्य स्थापित कर लिए। इन राज्यों के नाम थे हेप्टाकी, पूर्वी एजलिया, मर्सिया, नॉर्थम्बरलैंड, कैंट। इन कबीलों ने अलग अलग राज्य स्थापित किए तो इनमें परस्पर युद्ध होने आरंभ हो गए। अधिक शक्तिशाली राज्य अन्य निर्बल राज्यों को अपने अधीन कर लेता था और यह प्रक्रिया 9वीं शताब्दी तक इस प्रकार चलती रही। अंततः 9वीं शताब्दी में वेक्सस राज्य सर्वशक्तिशाली सिद्ध हुआ और शेष समस्त राज्यों को उसने अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार ब्रिटेन की भूमि पर एक शक्तिशाली राज्य राजा का शासन स्थापित हुआ और इस प्रकार एंग्लो सैक्सन काल में राजा के पद का जन्म हुआ। राजा के पद के इस इतिहास को सम्मुख रखकर प्रसिद्ध विद्वान ऑग ने कहा, ब्रिटेन में राजतंत्र किसी अन्य देश से आयात नहीं किया गया, अपितु यह ब्रिटेन की अपनी संस्था है। इसके पश्चात एंग्लो सैक्सन काल में वेटेनगेमार्ट नामक एक संस्था थी जिसे बुद्धिमान व्यक्तियों की एक परिषद काउंसिल भी कहा जाता है। इस परिषद का संक्षिप्त नाम विटान से भी जाना जाता है। इस परिषद के कुल सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं थी। साधारणतः इस परिषद में शाही वंश के मुख्य अधिकारी, राज्य के बड़े अधिकारी, शायर के मुखिया, बिशप और अन्य कई प्रमुख पादरी और सम्राट के सामंत सम्मिलित होते थे। परिषद के सदस्यों का निर्वाचन नहीं किया जाता था, अपितु सम्राट स्वेच्छा से प्रमुख व्यक्तियों को परिषद में मनोनीत करता था। उस काल में कोई राष्ट्रीय राजधानी नहीं थी और इसी कारण विटान के अधिवेशन सम्राट की अध्यक्षता में देश के विभिन्न भागों में हुआ करते थे। सम्राट और विटान में घनिष्ठ संबंध थे। एंग्लो सैक्सन काल में राजा का पद पैतृक नहीं था। राजा का चयन विटान द्वारा ही किया जाता था और विटान साधारणतः एक ही वंश के राजा का चुनाव करती थी, परंतु विटान के लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं था, क्योंकि विटान शाही वंश के बड़े पुत्र की अपेक्षा शाही वंश के किसी अन्य व्यक्ति को राजा के पद के लिए निर्वाचित कर सकती थी। राजा का चुनाव शाही वंश के सदस्यों की अपेक्षा बाहर से भी किया जा सकता था। विटान की शक्तियां स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं थी, तथापि व्यवहार में राजा और चर्च के विषयों के संदर्भ में विटान का परामर्श अवश्य लिया जाता था। विटान की सहमति से ही राजा
द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता था और राजा द्वारा ही संधियाँ या समझौते भी विटान की स्वीकृति से ही लागू होते थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विटान राजा को पद से भी हटा सकती थी। विटान की इस शक्ति के कारण एंग्लो सैक्सन काल में सम्राट निरंकुश शासक नहीं बन सका था। सम्राट की संस्था के अतिरिक्त एंग्लो सैक्सन काल में स्थानीय स्वशासन की कुछ संस्थाएं भी विकसित हुई, जो वर्तमान समय में भी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था में विद्यमान है। एंग्लो सैक्सन काल में लगभग संपूर्ण जनसंख्या छोटे छोटे गांव में रहा करती थी और लोग भूमि से अपनी आजीविका उपार्जित किया करते थे। प्रत्येक गांव के इर्द गिर्द चारागाह, वन और कृषि योग्य कुछ भूमि हुआ करती थी। इस पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को टाउनशिप की संज्ञा दी जाती थी। यह टाउनशिप उस समय ब्रिटिश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की न्यूनतम इकाई थी। प्रत्येक टाउनशिप की अपनी एक स्थानीय सरकार थी, जिसमें निर्वाचित अधिकारी भी होते थे। टाउनशिप से ऊपर स्थानीय सरकार की एक अन्य संस्था थी, जिसे हंड्रेड कहा जाता था। प्रत्येक हंड्रेड कई टाउनशिप का समूह होती थी। टाउनशिप और हंड्रेड के अतिरिक्त स्थानीय शासन की एक अन्य संस्था शायर थी। शायर नामक संस्था हंड्रेड से उच्च स्तर पर थी और इसमें कई हंड्रेड सम्मिलित थे। आरंभ में शायर के मुखिया को एल्डरमैन कहा जाता था। उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी और वह शायर के न्यायालय की अध्यक्षता करता था। अब बात करते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद जो अगला पीरियड माना गया इंग्लैंड के संवैधानिक विकास में, वो है नॉर्मन पीरियड। ब्रिटिश संवैधानिक विकास का दूसरा महत्वपूर्ण काल 1066 ईस्वी से आरंभ होता है। 1066 में नॉर्मंडी के विलियम ने सैक्सन राजा हेराल्ड को पराजित कर इंग्लैंड पर अपना अधिकार कर लिया। विलियम ने अल्प समय में स्वयं को संपूर्ण देश का एक शक्तिशाली शासक बना लिया। ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा के विकास के इतिहास में नॉर्मन युग का विशेष स्थान है। ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा के विकास के विषय में इस युग के कुछ महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार हैं। एंग्लो सैक्सन काल में सम्राट की शक्तियां सीमित थी, अतः सम्राट की स्थिति अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली नहीं थी। अतः विलियम ने सर्वप्रथम स्वयं को शक्तिशाली सम्राट बनाने के लिए प्रयास किया। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने अनेक महत्वपूर्ण पग उठाए। सर्वप्रथम उसने सैक्सन सम्राटों के अमीरों की संपत्तियां जब्त कर ली और उन्हें अपने ऐसे पक्षधरों से विभक्त कर दिया जिनकी सम्राट के प्रति अंधनिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त विलियम ने एक अन्य पग यह उठाया कि उसने स्वयं को चर्च का मुखिया घोषित कर दिया। ऐसा करने से एक तो पादरियों की नियुक्ति करने की शक्ति सम्राट के हाथों में आ गई और दूसरा धार्मिक विषयों पर भी राज्यों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पग न्याय और प्रशासन क्षेत्रों में सम्राट का प्रभुत्व स्थापित करना था। विलियम ने स्थानीय न्याय की प्रथा को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर शाही न्याय को प्रणाली लागू किया। शरीफों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था और वे सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार नॉर्मन सम्राट ने अपनी स्थिति को अधिक शक्तिशाली बना लिया और सैक्सन सम्राटों वाली निर्बल स्थिति की गाथा अतीत का ऐतिहासिक चिन्ह बनकर रह गई। सैक्सन काल की विटान को नॉर्मन युग में महापरिषद कहा जाने लगा। विटान के समान इस महापरिषद में भी शाही अधिकारी, चर्च के प्रमुख और देश के कई प्रमुख अधिकारी व व्यक्ति सम्मिलित किए जाते थे। इन्हें सम्राट द्वारा ही आमंत्रित किया जाता था और महापरिषद में निर्वाचित सदस्य नहीं होते थे। महापरिषद के कार्य विटान के कार्यों से मिलते जुलते थे। महापरिषद एक वर्ष में केवल 3 अधिवेशन करती थी। जब महापरिषद का अधिवेशन नहीं होता था, उस समय सम्राट की सहायता लघु परिषद द्वारा की जाती थी। लघु परिषद महापरिषद में से भी विकसित हुई थी। लघु परिषद वास्तव में महापरिषद की महत्वपूर्ण समिति थी और इसमें शाही वंश के कुछ विशेष अधिकारी सम्मिलित थे। ऐसे अधिकारियों में चैम्बरलेन, चांसलर, कांस्टेबल,
स्टीवर्ड आदि के नाम विशेषतः वर्णनीय हैं। ये लोग सदैव सम्राट के साथ रहते थे और जहाँ कहीं भी सम्राट जाता था ये अधिकारी उसके साथ ही होते थे। लघु परिषद महापरिषद वाले कार्य ही करती थी। नेक्स्ट पीरियड इज प्लेटाजेंट पीरियड। विलियम के शासनकाल में स्थापित हुई संस्थाओं में और अधिक विकास प्लेटाजेंट वंश के राजाओं के शासनकाल में हुआ। प्लेटाजेंट वंश का संस्थापक हेनरी द्वितीय था, जो विलियम ऑफ नॉर्मंडी का सड़पौत्र था। इस काल में ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा में हुई विकास की कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का वर्णन इस प्रकार है। इस काल में न्यायिक और कार्यकारी कार्यों का अलग अलग प्रावधान किया गया। दूसरा, इस काल में 1215 में मैग्ना कार्टा बनाया गया। 1512 को सम्राट जॉन को शक्तिशाली सामंतों ने एक चार्टर की स्वीकृति प्रदान करने के लिए विवश कर दिया, जिसे ब्रिटिश इतिहास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सम्राट जॉन स्वयं अशिक्षित था और इसी कारण मैग्ना कार्टा पर उसके हस्ताक्षर नहीं हुए थे, अपितु उस पर राज्य की मोहर लगाई गई थी। इस चार्टर में यह व्यवस्था की गई थी कि कुछ विषयों के संदर्भ में सम्राट महापरिषद की सहमति के बिना कुछ नहीं कर सकता। यह सत्य है कि मैग्ना कार्टा द्वारा जागीरदारों ने सम्राट से अपने हितों की सुरक्षा के लिए कई सुविधाएं प्राप्त की थी, परंतु फिर भी इस ऐतिहासिक प्रलेख को ब्रिटिश लोगों की नागरिक स्वतंत्रता का चार्टर माना जाता है। नेक्स्ट, इसी का जो पीरियड में संसद का विकास हुआ, यह ऐतिहासिक वास्तविकता है कि ब्रिटिश संसद का वर्तमान स्वरूप एक दीर्घ विकास का परिणाम है। ब्रिटेन में संसद के विकास का प्रमुख कारण वहाँ के सम्राटों की अधिक धन की आवश्यकता थी। जब सम्राटों को धन की आवश्यकता होती थी तो वे बड़े बड़े जागीरदारों, पादरियों और अन्य धनी वर्गों के लोगों को संसद के रूप में आमंत्रित किया करते थे और उनसे धन एकत्रित करने की स्वीकृति प्राप्त किया करते थे। परंतु जब सम्राट जॉन ने यह अनुभव किया कि बड़े बड़े जागीरदारों से प्राप्त होने वाला धन कम है, तो उसने संपूर्ण भूमि पर कर लगाने का निर्णय किया। सम्राट जॉन यह चाहता था कि नए कर लगाने की स्वीकृति छोटे जमींदारों के प्रति प्रतिनिधियों से भी प्राप्त करनी चाहिए। उसने 1213 में प्रत्येक काउंटी और शेरिफ को ऑक्सफोर्ड में महापरिषद में 4 प्रतिनिधि भेजने के लिए निर्देश दिया। सम्राट जॉन द्वारा स्थापित की यह प्रथा कई वर्षों तक चलती रही और उसके पश्चात भी ब्रिटिश सम्राट काउंटी के प्रतिनिधियों को संसद में आमंत्रित करते रहे। नेक्स्ट, इसी काल में जो सुधार हुआ, संसद की शक्तियों का विकास। यह वास्तविकता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक संसद का रूप स्पष्ट रूप से निश्चित हो चुका था, परंतु आरंभ में संसद की अपनी कोई विशेष शक्ति नहीं थी। उसकी बैठक सम्राट की इच्छा पर निर्भर करती थी। यह कोई विचारशील संस्था नहीं थी, अपितु इसका संबंध मुख्यतः न्यायिक और प्रशासकीय विषयों से था। इन विषयों के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए नगरों के साधारण प्रतिनिधि सम्राट और लॉर्ड्स के साथ नहीं बैठते थे। यह कार्य मुख्यतः सम्राट और उसके विश्वास पात्रों लॉर्डों द्वारा किया जाता था। धीरे धीरे काउंटी और नगरों के प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप में सम्राट को अपनी शिकायतें और मांगें प्रस्तुत करनी आरंभ कर दी। 1407 ईस्वी में हेनरी चतुर्थ ने इस सामान्य प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियां प्रदान की। सम्राट ने यह घोषणा की कि आगे से समस्त वित्तीय अनुदान
पहले कॉमन सदन द्वारा विचारे और स्वीकार किए जाएंगे और उसके पश्चात उनके विषय में लॉर्ड सदन विचार करेगा। कॉमन सदन के सदस्य उस समय विभिन्न विषयों के संदर्भ में सम्राट को याचिकाएं प्रस्तुत किया करते थे। ऐसी याचिकाओं का धीरे धीरे सम्राट पर प्रभाव पड़ता गया और 1414 ईस्वी में सम्राट हेनरी पंचम ने इस बात के लिए सहमति व्यक्त की। नेक्स्ट पीरियड इज ट्यूडर पीरियड। 1485 से 1603 तक के काल को ब्रिटिश इतिहास में ट्यूडर वंश का काल माना जाता है। ट्यूडर वंश के सम्राट देश को शक्तिशाली और स्थायी सरकार देना चाहते थे, अतः ट्यूडर ने पर्याप्त अधिक शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित की थी। इस कारण ट्यूडर काल को ट्यूडर निरंकुशता का काल कहा जाता है। नेक्स्ट जो पीरियड था स्टुअर्ट पीरियड। ट्यूडर वंश के शासनकाल में संसद सम्राट से कोई महान शक्तियां की स्थिति प्राप्त करने में सफल नहीं हुई, परंतु स्टुअर्ट वंश के शासनकाल में सम्राट की अपेक्षा संसद की श्रेष्ठता स्थापित की गई और ब्रिटेन में सीमित राजतंत्र का इतिहास आरंभ हो गया। ऐसी स्थिति के विकास के प्रति विभिन्न स्टुअर्ट सम्राटों ने जो योगदान दिया उसका वर्णन इस प्रकार है। इस वंश के अनेक सम्राटों ने जो योगदान दिया उनका नाम इस प्रकार है: जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम, लॉर्ड प्रोटेक्टर क्रॉमवेल, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय, मेरी और विलियम। तो ये थे कुछ स्टुअर्ट काल के कुछ सम्राटों या सम्राट वंश में संबंधित कुछ व्यक्तित्वों के जिन्होंने वहाँ की व्यवस्था के विकास में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट पीरियड है होनेवेरियन पीरियड। 1688 की शानदार क्रांति ने ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को निसंदेह स्थापित कर दिया था। इस क्रांति के पश्चात भी सम्राट की संस्था स्थिर रही थी, परंतु क्रांति के पश्चात के ब्रिटिश सम्राट असीमित शक्तियों वाले निरंकुश सम्राट नहीं थे। उनकी शक्तियों को संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत ने सीमित कर दिया था। 1714 से ब्रिटिश इतिहास में होनेवेरियन वंश का शासन आरंभ होता है। इस काल में कई ऐसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घटी जो मौजूदा ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा का अभिन्न अंग बन चुकी है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट इज राजा की शक्तियों का इस काल में अत्यधिक विकास हुआ। सेकंड, मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास हुआ। इस काल में मंत्रिमंडल को एक मजबूती मिली और धीरे धीरे संसद मजबूत बनती चली गई। 19वीं और 20वीं शताब्दी में मंत्रिमंडल प्रणाली अधिक विकसित होने का कारण था मंत्रिमंडल प्रणाली और अधिक विकास 19वीं और 20वीं शताब्दी में निश्चित हुआ। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संसद के सभी सदस्य होते थे। इसके अतिरिक्त मंत्री उस दल से संबंधित होने वाली जिस दल को कॉमन सदन में बहुमत प्राप्त है, मंत्री कॉमन संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने चाहिए। यह बात उस समय
स्पष्ट की गई। नेक्स्ट जो सुधार हुआ इस पीरियड में वो था मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के मध्य मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों का पूरा विवरण रखने का निर्णय किया गया। इस उद्देश्य के लिए एक विशेष सचिव नियुक्त किया गया तथा उसे मंत्रिमंडल की कार्यसूची तैयार करने तथा संपूर्ण कार्यवाही का पूरा विवरण रखने का कार्य सौंपा गया। यह प्रबंध केवल युद्ध के समय के लिए किया गया था, परंतु इसकी उपयोगिता को देखते हुए उसे समाप्त नहीं किया गया, अपितु इसका और भी अधिक विस्तार किया गया। वर्तमान समय में इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का पूरा सचिवालय जो मंत्रिमंडल के प्रत्येक प्रकार के कार्यों का पूरा विवरण रखता है। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल प्रणाली के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में संक्षेप रूप में हम यह कह सकते हैं कि यह संस्था अथवा वह प्रणाली इतिहास के किसी एक काल की उपज नहीं है, अपितु इसके विभिन्न परंपराओं की विभिन्न समय पर विकास हुआ। वर्तमान समय में भी यह प्रणाली मुख्य रूप में परंपराओं पर आधारित है। इंग्लैंड मंत्रिमंडल शासन प्रणाली का एक सर्वोत्तम उदाहरण है तथा दूसरे देशों के लिए यह मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध हुआ है। तो उपरोक्त समस्त विवरण ब्रिटिश राजनीतिक परंपराओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा के जो तथ्य उस परंपरा के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, लगभग ऐसे सभी तथ्यों का धीरे धीरे ऐतिहासिक विकास हुआ। अन्य देशों के संविधानों में राजनीतिक परंपराओं के कई पक्ष विशेषतः लिखित संविधानों में अंकित किए जाते हैं, परंतु ब्रिटिश इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा एक दीर्घ ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, जिसका संक्षिप्त विवरण हमने इस चर्चा में करने का प्रयास किया है। तो ये था एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। इसके बाद हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन संविधान का विकास। विभिन्न देशों की सरकारों के रूप एक समान हो सकते हैं, परंतु उन देशों की राजनीतिक परंपराओं की विशेषताएं और विभिन्न पक्ष एक समान होने संभव नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक देश की राजनीतिक परंपरा वहाँ की विशेष परिस्थितियों, आवश्यकताओं और उस देश के इतिहास की उपज होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का अत्यंत महत्वपूर्ण देश, एकमात्र महाशक्ति है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक परंपराओं के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन इस प्रकार है। अमेरिका परिसंघ का 1781 का संविधान अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। इस संविधान ने राज्यों की प्रभुसत्ता को स्वीकार किया और कांग्रेस को केवल सीमित शक्तियां प्रदान की। अमेरिकन संविधान के अनुच्छेद 2 में स्पष्ट रूप में अंकित किया गया था कि प्रत्येक राज्य प्रभुसत्ता का स्वामी है और जो शक्ति परिसंघ को प्रदान नहीं की गई है उस शक्ति पर राज्य का अपना अधिकार होगा। विभिन्न राज्यों ने यह आश्वासन दिया कि प्रत्येक राज्य के नागरिक को दूसरे राज्य में पूर्ण सम्मान होगा और किसी राज्य के नागरिक से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। परिसंघ के अंतर्गत केंद्रीय सरकार का संगठन बहुत साधारण था। कांग्रेस ही महासंघ की प्रमुख संस्था थी। कांग्रेस का एक ही सदन था। इसमें राज्यों से
प्रतिनिधि भेजे जाते थे। राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाता था। सभी राज्यों को कम से कम 2 और अधिक से अधिक 7 सदस्य कांग्रेस में भेजने का अधिकार था, परंतु प्रत्येक राज्य को केवल एक ही मत देने का अधिकार दिया गया था। कांग्रेस में शामिल प्रतिनिधियों को उनके राज्यों द्वारा राज्य किसी भी समय वापस बुला सकते थे। परिसंघ के संविधान को किसी कार्यकारी सत्ता की व्यवस्था नहीं की गई थी। जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता था तो परिसंघ के कार्यों का प्रबंध एक ऐसी समिति द्वारा चलाया जाता था जिसमें प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि होता था। कांग्रेस राज्यों के परस्पर विवादों का समाधान करने के लिए एक न्यायालय के रूप में भी कार्य करती थी। अमेरिकन परिसंघ की कांग्रेस की शक्तियां यद्यपि बहुत सीमित थी, परंतु उस कांग्रेस ने स्वतंत्रता के युद्ध को सफलता सहित पूरा किया, परंतु जो समस्याएं युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई उन समस्याओं का समाधान करने में कांग्रेस असफल रही। युद्ध के कारण अत्यधिक मुद्रास्फीति हुई और बढ़ रहे मूल्यों ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला। ऐसी स्थिति में राज्यों से भी अलगाववादी प्रवृत्तियां विकसित हो रही थी। परिसंघ के संविधान की कार्यप्रणाली ने यह सिद्ध कर दिया कि उस प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण दुर्बलताएं थी। प्रसिद्ध मुनरो के अनुसार यह प्रणाली निर्बल थी क्योंकि इसमें ऐसी 4 वस्तुओं का अभाव था जो प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्रीय सरकार के पास अवश्य होनी चाहिए। ये 4 वस्तुएं हैं: कर लगाने की शक्ति, ऋण लेने की शक्ति, व्यापार को नियमित करने की शक्ति और सुरक्षा हेतु सेना स्थापित करने की शक्ति। युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई स्थिति को सम्मुख रखकर जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था कि हम तब तक एक राष्ट्र के रूप में स्थिर नहीं रह सकते जब तक हम किसी को ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करते जो संपूर्ण संघ पर उस रूप में ही लागू होगी जिस प्रकार किसी केंद्रीय सरकार को शक्ति अनेक राज्यों पर लागू होती है। इसी प्रकार का विचार प्रसिद्ध अमेरिकन नेता मैडिसन ने व्यक्त किया था। उसने कहा था, वर्तमान संघ शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाएगा यदि हम इसे शक्तिशाली संरक्षण नहीं देंगे। मैडिसन ने इन विचारों से यह स्पष्ट किया कि अमेरिकन नेता एक ढीले संघ की निर्बलताओं से अवगत हो चुके थे और वे एक सुदृढ़ संघ की स्थापना हेतु कुछ ठोस कदम उठाना चाहते थे। इस दिशा के प्रति जो पग उठाए गए उनका परिणाम संयुक्त राज्य अमेरिका के नए संविधान के रूप में निकला जो 1789 में लागू हुआ और जो वर्तमान समय में भी चल रहा है। अमेरिकन संविधान के निर्माण के प्रति जो कदम उठाए गए उनका वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट इज एनापोलिस कॉन्फ्रेंस। परिसंघ के संविधान में संशोधन करने के लिए सर्वप्रथम जो कदम उठाया गया वो 1781 ईस्वी में उठाया गया। इस संविधान द्वारा इस संशोधन द्वारा कर एकत्रित करने और अंतर्राज्यीय व्यापार को नियमित करने की शक्ति कांग्रेस को देने का प्रस्ताव था। कांग्रेस ने यह संशोधन राज्य विधानमंडलों को भी भेजा, परंतु यह संशोधन रोडे द्वीप समूह के विरोधी मत के कारण पारित न हो सका और 2 वर्ष पूर्व ऐसा संशोधन न्यूयॉर्क के विरोधी मतों के कारण रद्द हो गया। उस समय अंतर्राज्यीय वाद विवाद भी बढ़ रहा था। हैमिल्टन, मैडिसन आदि राष्ट्रवादियों ने यह अनुभव किया कि परिसंघ के संविधान में संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है। वर्जीनिया राज्य ने मैरीलैंड राज्य से विचार विमर्श करके 1786 में एनापोलिस में एक सम्मेलन आयोजित किया
जिसमें सभी राज्यों को शामिल होने के लिए कहा गया। इस सम्मेलन में अंतर्राज्यीय व्यापार के विषय में संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक रूपीय प्रणाली लागू करने पर विचार विमर्श किया गया, परंतु इस सम्मेलन में बहुत कम राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए और यह सम्मेलन सर्वथा असफल सिद्ध हुआ। परंतु यहाँ यह निर्णय किया गया कि 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया के समस्त राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया जाए, जिसमें परिसंघ के संविधान में सुधार करने के लिए विचार विमर्श किया जाए। कांग्रेस ने इस सम्मेलन के लिए अपने अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए सभी राज्यों को कहा। रोडे द्वीप को छोड़कर शेष सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया सम्मेलन के लिए अपने अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए। सेकंड स्टेप है जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। परिसंघ के संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान सम्मेलन 25 मई 1787 को आरंभ हुआ। इस सम्मेलन के लिए रोडे द्वीप समूह को छोड़कर से समस्त राज्यों ने टोटल 74 प्रतिनिधि नियुक्त किए थे। उनमें से 55 प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए और उनमें से 39 प्रतिनिधियों ने ही संविधान सम्मेलन द्वारा अधिग्रहण किए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान पर हस्ताक्षर किए और फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अध्यक्ष जॉर्ज वाशिंगटन थे और उन्हें इस पद के लिए सहमति से निर्वाचित किया गया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन लगभग 3.5 मास चलता रहा। यह सम्मेलन जनसाधारण के लिए खुला नहीं रखा गया। इसका अभिप्राय यह है कि इस सम्मेलन में लोगों को भाग लेने की आज्ञा नहीं दी गई थी। इस सम्मेलन के सम्मुख एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि इस सम्मेलन ने परिसंघ के संविधान में सुधार करना या संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए नवीन संविधान का निर्माण करना। वास्तव में इस सम्मेलन को कांग्रेस ने परिसंघ के संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया था। नेक्स्ट स्टेप इज कंप्लीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पूर्ण होना। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्यों में और भी कई विषयों पर मतभेद था, परंतु इसके बावजूद भी 26 जुलाई 1787 तक नवीन संविधान की मुख्य व्यवस्थाओं के विषय में अंतिम निर्णय ले लिया गया और विषय में सभी सदस्य सहमत थे। कुल संयुक्त राज्य अमेरिका में गणतंत्र या प्रजातंत्र होगा और राष्ट्रीय शक्तियां सरकार के वैधानिक, कार्यकारी और न्यायिक अंगों में वितरित की जाएंगी। 17 सितंबर 1787 को राज्यों के उन प्रतिनिधियों ने नए संविधान के प्रारूप पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार संविधान के निर्माण के विषय में फिलाडेल्फिया सम्मेलन का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रारूप को अभी राज्यों द्वारा स्वीकार किया जाना था, अतः सम्मेलन ने यह निर्णय किया कि नवीन संविधान उस समय लागू होगा जब कम से कम 3/4 राज्य इस संविधान का अनुमोदन कर देंगे, अर्थात 9 राज्यों द्वारा स्वीकार होने के पश्चात संविधान लागू किया जाएगा। राज्यों द्वारा नवीन संविधान का अनुमोदन विशेष रूप में आयोजित संवैधानिक सम्मेलन में किया जाना था। नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होना। नवीन संविधान कई ओर से विरोध हो रहा था। कई राज्यों में दीर्घ विचार विमर्श हुए। लगभग सभी ओर से यह विचार प्रस्तुत किया गया कि नवीन संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई है। नवीन संविधान की आलोचना के बावजूद 3 राज्यों ने इसका अनुमोदन तत्काल कर दिया, परंतु अभी पर्याप्त राज्यों द्वारा अनुमोदन किया जाना शेष था। धीरे धीरे अन्य राज्यों द्वारा भी नवीन संविधान का अनुमोदन होता गया और अंत में मार्च 1789 तक 10 राज्यों ने इसका अनुमोदन कर दिया। नवीन संविधान का अनुमोदन करने के लिए कई अमेरिकन नेताओं ने प्रबल अभियान चलाया। हैमिल्टन, मेडिसन और फेडरलिस्ट नामक एक पुस्तक प्रकाशित करवाई गई, जिसमें ऐसे 85 निबंध अंकित थे
जिन निबंधों में नए संविधान को ग्रहण करने के कारण बताए गए थे। 4 मार्च 1789 को अमेरिका का नवीन संविधान लागू हो गया था, क्योंकि इस तिथि तक 9 राज्यों द्वारा नवीन संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। मई 1790 तक शेष राज्यों ने भी नए संविधान को स्वीकार कर लिया था। न्यूयॉर्क को देश की स्थायी राजधानी बनाया गया था। जॉर्ज वॉशिंगटन को सर्वसहमति से संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था और उन्होंने 30 अप्रैल 1789 को अपना एक पद ग्रहण किया था। यह 1789 का संविधान वर्तमान समय में भी अमेरिका में लागू है। इसके कुल 7 अनुच्छेद हैं और इसे विश्व का सर्वाधिक छोटा लिखित संविधान माना गया है। तो ये था अमेरिका के संवैधानिक विकास का वर्णन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वेंशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में परंपराएं। ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। इंग्लैंड की शासन प्रणाली का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां परंपराओं की महत्वपूर्ण भूमिका न हो। सम्राट, मंत्रिमंडल, संसद ब्रिटिश प्रणाली के महत्वपूर्ण और अटूट अंग हैं। ये ऐसी राजनीतिक संस्थाएं हैं जो अपने कार्य मुख्य रूप में परंपराओं के आधार पर ही पूरा करती हैं। सरकार की इन 3 संस्थाओं के साथ जो परंपराएं सम्मिलित हैं उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। फर्स्ट इज कन्वेंशन रिलेटिंग टू किंग। सम्राट से संबंधित परंपराएं। सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही कार्य पूरा करता है। उसके प्रत्येक कार्य पर संबंधित मंत्री के हस्ताक्षर अवश्य होते हैं। शासन का संचालन चाहे सम्राट के नाम पर ही किया जाता है, परंतु सम्राट के प्रत्येक कार्य का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर ही होता है, क्योंकि वह कोई कार्य अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता। सम्राट मंत्रिमंडल के अधिवेशनों की अध्यक्षता नहीं करता, अपितु यह कार्य प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। सम्राट मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता और न ही वह इसके अधिवेशन बुलाता है। कॉमन सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है तथा सरकार का निर्माण करने के लिए उनको आमंत्रण पत्र देता है। संसद द्वारा पारित किया गया प्रत्येक कानून सम्राट की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, परंतु सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करना केवल एक रीति ही है, क्योंकि सम्राट स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। 1707 के पश्चात आज तक किसी सम्राट ने संसदीय कानूनों के संबंध में अपने निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं किया। यदि प्रधानमंत्री सम्राट को कॉमन सदन को भंग करके नए चुनाव कराने का परामर्श दे तो इस परामर्श के अनुसार सम्राट को वैसा ही करना पड़ता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के बिना सम्राट कॉमन सदन को 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भंग नहीं कर सकता। यदि किसी कारणवश मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे तो सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल का निर्माण करने के लिए आमंत्रित करता है। नेक्स्ट इज कन्वेंशंस रिलेटिंग टू कैबिनेट। डॉक्टर जेनिंग्स का विचार है कि इंग्लैंड में अधिकतर परंपराएं मंत्रिमंडल से संबंधित हैं। मंत्रिमंडल देश की वास्तविक कार्यपालिका है और शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है, परंतु इस संबंधी यह बात वर्णनीय है कि मंत्रिमंडल की संस्था भी परंपराओं की उपज है। ग्लैडस्टोन का कथन है कि इसका अस्तित्व और कार्य केवल सहमति पर ही आधारित है। सम्राट से अथवा संसद से अथवा राष्ट्र से इसके संबंधों या इसके सदस्यों के परस्पर संबंधों अथवा उनके इसके मुखिया के साथ संबंधों को निश्चित करने के लिए कानून अथवा संविधान का एक ही लिखित वाक्य नहीं है। मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है।
सम्राट द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जो कॉमन सदन में बहुमत दल का नेता हो। 1923 से इंग्लैंड में यह परंपरा स्थापित हुई कि प्रधानमंत्री सदैव कॉमन सदन का सदस्य होना चाहिए। मंत्रिमंडल का निर्माण करने में प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। मंत्रिमंडल के अधिवेशनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल अपने पद पर उस समय तक बना रह सकता है जब तक उसको कॉमन सदन का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिमंडल कॉमन सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। यदि मंत्रिमंडल के विरुद्ध कॉमन सदन द्वारा विश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो मंत्रिमंडल दो साधनों में से किसी एक साधन को अपना सकता है। एक तो मंत्रिमंडल तुरंत त्यागपत्र दे सकता है। यदि मंत्रिमंडल ऐसा करता है तो सम्राट विरोधी दल के नेता को सरकार का निर्माण करने के लिए आमंत्रित पत्र देगा। दूसरा साधन यह है कि प्रधानमंत्री कॉमन सदन को भंग करने के लिए सम्राट को प्रार्थना करेगा। एक स्थापित परंपरा के आधार पर सम्राट प्रधानमंत्री की प्रार्थना को रद्द नहीं कर सकता। जब प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार कॉमन सदन भंग कर दिया जाता है तो तुरंत नए चुनाव का प्रबंध करना आवश्यक है। जब तक नए चुनाव आरंभ नहीं होते तब तक पुराना मंत्रिमंडल ही पद पर कायम रहता है। यदि नए चुनाव में मंत्रिमंडल को बहुमत का विश्वास प्राप्त हो जाता है तो मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं, परंतु यदि नए चुनाव में मंत्रिमंडल वाला दल कॉमन सदन में बहुमत प्राप्त नहीं करता तो उसे तुरंत त्यागपत्र देना पड़ता है और ऐसा मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री कॉमन सदन को दूसरी बार भंग करने की मांग नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल विदेशी नीति को कॉमन सदन की स्वीकृति प्राप्त किए बिना लागू नहीं कर सकता। यदि देश के अंदर अथवा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए तो मंत्रिमंडल तुरंत संसद का अधिवेशन बुलाने का प्रबंध करता है। उपरोक्त वर्णित राजनीतिक सिद्धांत ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली के प्रारंभिक आधार है, परंतु ये सभी सिद्धांत किसी कानून का परिणाम नहीं है, अपितु विभिन्न समय पर इनका धीरे धीरे विकास हुआ है। नेक्स्ट कन्वेंशन इज कन्वेंशन रिलेटिंग टू पार्लियामेंट। संसद से संबंधित परंपराएं। इंग्लैंड में संसद के दो सदन हैं। निम्न सदन को कॉमन सदन, ऊपरी सदन को लॉर्ड सदन कहा जाता है। वर्तमान समय में लॉर्ड सदन को वित्तीय क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है। संसद में एक बिल को कानून बनाने के लिए 3 वाचन किए जाते हैं। वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन बुलाना आवश्यक है। कॉमन संसद में शासक दल के किसी सदस्य के भाषण के पश्चात विरोधी दल के किसी सदस्य का भाषण होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार विरोधी दल को भी अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए उचित अवसर प्राप्त होते रहें। यदि लॉर्ड सदन कॉमन सदन द्वारा पारित किए किसी कानून को अंतिम रूप से पारित करने से हिचकिचाता है तो लॉर्ड सदन में शासक दल का बहुमत बनाने के लिए प्रधानमंत्री सम्राट को उतने नए लॉर्ड्स नियुक्त करने के लिए परामर्श दे सकता है। इंग्लैंड में एक अन्य महत्वपूर्ण परंपरा प्रचलित है जिसको अधिकार प्राप्त परंपरा कहा जाता है। इस परंपरा से अभिप्राय यह है कि शासक दल किसी वाद विवाद वाले विषय संबंधी कोई कानून संसद में प्रस्तुत नहीं करेगा और यदि उस विषय को चुनाव के समय उस दल के लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था, दूसरे शब्दों में किसी महत्वपूर्ण नीति संबंधी कानून तब ही बनाया जा सकता है यदि चुनाव के समय लोगों से
उस नीति की स्वीकृति ली गई हो। नेक्स्ट कन्वेंशन इज कन्वेंशन रिलेटिंग टू द ऑफिस ऑफ द स्पीकर्स। कॉमन सदन की बैठक की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर का चुनाव कॉमन सदन के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। इस पद से संबंधित निम्नलिखित परंपराएं हैं। कॉमन सदन का स्पीकर दलीय राजनीति से निष्पक्ष रहता है। जब किसी व्यक्ति को स्पीकर के पद के लिए नियुक्त किया जाता है तो वह अपने राजनीतिक दल से सभी संबंध तोड़ लेता है। जिस व्यक्ति को एक बार स्पीकर के पद के लिए नियुक्त कर दिया जाता है तो जब तक उसकी इच्छा हो वह अपने स्पीकर के पद पर रहता है। नेक्स्ट कन्वेंशन इज कन्वेंशन रिलेटिंग टू डोमिनेंस। उपनिवेशों से संबंधित परंपराएं। यूनाइटेड किंगडम तथा उसके उपनिवेशों के परस्पर संबंधों को निश्चित करने वाले कई परंपराएं अस्तित्व में हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। इंग्लैंड की संसद द्वारा बनाया कोई कानून किसी उपनिवेश में लागू नहीं होता। इंग्लैंड की संसद किसी उपनिवेश संबंधी कानून का निर्माण तभी करेगी यदि संबंधित उपनिवेश से इस संबंध में प्रार्थना की हो। इंग्लैंड का सम्राट उपनिवेशों में जो भी कार्य करता है वह इंग्लैंड के मंत्रिमंडल के परामर्श अनुसार नहीं अपितु संबंधित उपनिवेश के मंत्रिमंडल के परामर्श अनुसार करता है। इंग्लैंड के राज सिंहासन के उत्तराधिकारियों संबंधी कानून में यदि कोई परिवर्तन करना हो तो ऐसा परिवर्तन तभी किया जा सकता है यदि इंग्लैंड की संसद तथा इसके उपनिवेशों की संसद भी उस परिवर्तन की स्वीकृति दें। तो ये थी परंपराएं इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित। अब हम बात करेंगे कन्वेंशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका के संविधान में परंपराएं। फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। संविधान निर्माता मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के पक्ष में नहीं थे। जॉर्ज वॉशिंगटन, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप में राजनीतिक दलों के विकसित होने के पक्ष में नहीं थे। संविधान की किसी भी धारा में राजनीतिक दलों का कोई वर्णन नहीं है, किंतु इस बात के बावजूद भी अमेरिका में लोकतंत्रीय दल तथा गणतंत्रीय दल मौजूद हैं। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रपति, कांग्रेस के दोनों सदन, अनेक अन्य संस्थाएं आदि का चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर ही होता है। अमेरिका में राजनीतिक दलों का अस्तित्व किसी कानून की देन नहीं है, बल्कि संपूर्ण प्रथाओं का निष्कर्ष है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान तैयार किया जा रहा था तो कुछ नेताओं ने संघ सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाने का समर्थन किया। ऐसे लोगों को संघवादी कहा जाने लगा था। कुछ अन्य नेता ऐसे थे जो संघ सरकार को बहुत अधिक शक्तियां देने के पक्ष में नहीं थे। इन्हें संघ विरोधी कहा जाता था। समय की गति के साथ ये भिन्न भिन्न विचारों वाले दोनों वर्ग दो भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के रूप में विकसित हुए। संघवादियों का गणतंत्रीय दल तथा संघवादी विरोधियों का लोकतंत्रीय दल के नाम से जाना जाने लगा, और ये दोनों राजनीतिक दल वर्तमान समय में भी मौजूद हैं। नेक्स्ट कन्वेंशन इज इन रिगार्ड टू द मोड ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। राष्ट्रपति की चुनाव विधि के संबंध में परंपरा। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव की अप्रत्यक्ष विधि को ग्रहण किया। उनका विश्वास था कि निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति के पद का चुनाव करते समय अपने मत
का प्रयोग व्यक्तिगत रूप में प्रत्याशी की निजी योग्यताओं के आधार पर करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष विधि निश्चित की थी, किंतु वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण यह विधि मुख्य रूप में प्रत्यक्ष विधि ही बनकर रह गई। प्रत्येक 4 वर्षों के बाद नवंबर के माह में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होता है। जिस दल के अधिक प्रत्याशी निर्वाचित किए जाते हैं उस दल के उम्मीदवार को ही राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किया जाता है। चाहे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए औपचारिक तौर पर दिसंबर के माह में मत डाले जाते हैं, परंतु यह चुनाव उसी दिन ही स्पष्ट हो जाता है जिस दिन नवंबर के महीने में औपचारिक मंडल के सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचक मंडल के सदस्य प्रत्याशी की योग्यताओं के आधार पर अपने मत का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वे अपने दल के प्रत्याशी को ही अपना मत देते हैं। इसी कारण यह कहा गया है कि चाहे संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष विधि की व्यवस्था की गई है, परंतु व्यवहार में यह चुनाव मुख्य रूप में प्रत्यक्ष विधि का रूप धारण कर गया है। नेक्स्ट कन्वेंशन इज इंस्टीट्यूशन ऑफ कैबिनेट, मंत्रिमंडल की संस्था। अमेरिका में मंत्रिमंडल का अस्तित्व पूर्णतः प्रथाओं पर आधारित है। संविधान की किसी धारा द्वारा इस संस्था की व्यवस्था नहीं की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने सलाह मशवरा करने के लिए अपने कुछ मंत्री नियुक्त किए थे। उनके इस कार्य को उपयोगी समझकर उनके पश्चात सभी राष्ट्रपतियों ने सलाह मशवरा करने के लिए अपने मंत्री नियुक्त किए। इस प्रकार मंत्रिमंडल की संस्था अमेरिकन संवैधानिक प्रणाली का एक अटूट अंग बन गई। नेक्स्ट कन्वेंशन इज सेनेटोरियल कर्टेसी। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रचलित प्रथाओं में से सबसे महत्वपूर्ण तथा सेनेटोरियल शिष्टाचार की है। इस प्रथा का संबंध राष्ट्रपति की नियुक्ति करने की शक्तियों से है। संविधान के अनुसार सब महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती हैं, किंतु इन नियुक्तियों की अनुमति कांग्रेस के उच्च सदन अर्थात सीनेट से प्राप्त करनी आवश्यक है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सीनेट साधारणतः बहुमत से राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को अनुमोदित करता है। यदि सीनेट किसी नियुक्ति को स्वीकार न करे तो वह नियुक्ति वास्तविक रूप धारण नहीं कर सकती। नेक्स्ट convention is president and vice president should belong to different regions। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में से होने चाहिए। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों एक ही राज्य से संबंधित नहीं हो सकते, किंतु वहाँ यह प्रथा स्थापित हो गई है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति न तो एक ही राज्य से संबंधित होने चाहिए और न ही दोनों एक क्षेत्र से होने चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि राष्ट्रपति किसी दक्षिण राज्य के निवासी है तो उपराष्ट्रपति किसी उत्तरी राज्य से संबंधित होना चाहिए। तो ये थी कन्वेंशन रिलेटेड टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान की विरासतें। फर्स्ट इज एवोल्यूशनरी ट्रेडिशन, विकासवादी परंपरा। अमेरिका के स्वर्गीय राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा था कि ब्रिटिश संवैधानिक विकास की यह महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि उसकी राजनीतिक संस्थाएं निरंतर विकास की प्रक्रिया में रही हैं। इसका प्रमुख बहुत प्राचीन शासन प्रणाली से शासन प्रणाली के रूप में संपूर्ण परिवर्तन प्रक्रिया में एक विचित्र निरंतरता इसमें मिली है। प्राचीन काल में ब्रिटेन में राजतंत्र की संस्था थी। आरंभ में यह संस्था पैतृक नहीं थी। उस समय सम्राट के पास निरंकुश और असीमित शक्तियां भी नहीं होती थी। धीरे धीरे वह समय आया जब सम्राट ने असीमित शक्तियां अपने हाथों में ले ली। कालांतर में सम्राट की संस्था पैतृक
बन गई। फिर एक दीर्घ संघर्ष के पश्चात सीमित राजतंत्र का युग आरंभ हुआ और कालांतर में सीमित राजतंत्र ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा का एक अविच्छिन्न अंग बन गया। सीमित राजतंत्र की भांति मंत्रिमंडल और संसद का भी ब्रिटेन में धीरे धीरे विकास हुआ। इस विषय में कोई दो मत नहीं है कि ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा की कुछ संस्थाओं के विकास के संदर्भ में चेतन प्रयास भी हुए हैं, परंतु मुख्यतः ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा के अनेक पक्षों का धीरे धीरे विकास हुआ। नेक्स्ट लेगसी है इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप, राजतंत्र की संस्था। राजतंत्र की संस्था ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस संस्था का आरंभ एंग्लो सैक्सन काल में हुआ था। राजतंत्र की संस्था को ब्रिटिश इतिहास में अनेक उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा। एक समय राजतंत्र निरंकुश रूप में संसद में प्रमुख स्थिति में था। फिर वह समय आया जब स्टुअर्ट काल में राजतंत्र अपनी शक्तिशाली स्थिति को स्थिर न रख सका और होनेवेरियन काल में राजतंत्र अपनी शक्तियां गंवा बैठा था और अपना रूप मात्र स्थिर रख सका। ब्रिटिश इतिहास में 1647 से 1660 तक का समय राजतंत्र की संस्था के अभाव का समय है। 1649 में चार्ल्स प्रथम का वध कर दिया गया और इसके साथ ही राजतंत्र की संस्था स्थापित कर दी गई, परंतु ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा में राजतंत्र का अमिट स्थान बना हुआ था और इस कारण 1660 में राजतंत्र पुनः स्थापित हो गया, जो आज तक स्थिर है। राजतंत्र की संस्था ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा के इतिहास के रूप में संबद्ध है कि हेन्स और वेल्स इस विचार के हेल्स और वेल्स के ये विचार हैं कि वर्तमान समय में सम्राट के अधिकारों को सामान्य सी आलोचना की विरोधी प्रतिक्रिया राजतंत्रीय चिन्ह के गुणात्मक और सारात्मक पक्ष से महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ है, परंतु राष्ट्रीय एकता के स्पष्ट चिन्ह के रूप में इसके राजनीतिक महत्व में सर्वथा कोई पतन नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेगसी इज ट्रेडिशन ऑफ लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, सीमित संवैधानिक राजतंत्र की परंपरा। राजतंत्र की संस्था दीर्घकाल से ब्रिटिश इतिहास में विद्यमान है, परंतु राजतंत्र का जो रूप वर्तमान ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा का अंग बन चुका है वह राजतंत्र सीमित और संवैधानिक राजतंत्र है। 1688 की शानदार क्रांति ने पर्याप्त सीमा तक ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया था। जब जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का सिंहासन त्याग कर फ्रांस भाग गया था तो ब्रिटिश संसद ने इंग्लैंड के सिंहासन को रिक्त घोषित कर उस पर सुशोभित होने के लिए जेम्स द्वितीय की पुत्री मैरी और उसकी पति विलियम को आमंत्रित किया। इस आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और वे दोनों संयुक्त रूप में ब्रिटेन के शासक बने। इसके पश्चात 1701 में ब्रिटिश संसद ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित करके सीमित राजतंत्र और संसद की सर्वोच्चता का सुरक्षित राजतंत्र प्रजातंत्रीय सिद्धांतों के अनुकूल सीमित और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। सम्राट के पास कोई भी शासन शक्ति नहीं है। शासन शक्ति मंत्रिमंडल के हाथों में है, जो सामूहिक रूप में कॉमन सदन के प्रति उत्तरदायी है। सम्राट की शक्तिहीनता के कारण ही यह कहा गया कि ब्रिटिश सम्राट राज्य तो करता है परंतु शासन नहीं। नेक्स्ट इज ट्रेडिशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, संसद की सर्वोच्चता की परंपरा। ब्रिटिश संसद को सम्राट की अपेक्षा सर्वोच्च माना जाता है। एक समय था जब ब्रिटिश संसद का निर्माण सम्राट द्वारा किया जाता था। ट्यूडर वंश के काल में संसद का अस्तित्व नामात्र था। स्टुअर्ट वंश के शासनकाल में सम्राट और संसद में श्रेष्ठता के विषय में एक गंभीर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में संसद की विजय हुई और संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत स्थापित हो गया। जब 1701 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित करके संसद ने ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारियों की व्यवस्था कर दी थी तो संसद की सर्वोच्चता के विषय में कोई संदेह न रह गया। वर्तमान समय संसद की सर्वोच्चता संसद के प्रमुख प्रभुसत्ता का रूप धारण कर चुकी है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है और संसद प्रत्येक प्रकार का कानून पारित करने की शक्ति रखता है।
संसद द्वारा पारित कानूनों को तो न तो सम्राट अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है और न ही कोई ब्रिटिश न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट इज ट्रेडिशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली की परंपरा। इंग्लैंड की संसद को विश्व की संसदों की जननी माना जाता है। इंग्लैंड में भूमि पर ही संसदीय प्रणाली का विकास हुआ और यह प्रणाली ब्रिटिश राजनीतिक परंपरा का अभिन्न अंग है। यद्यपि वहाँ राजतंत्र है, तथापि सम्राट को अपने कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श अनुसार करने पड़ते हैं। मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति सम्राट की स्वेच्छा नहीं है, अपितु एक परंपरा के अनुसार होती है। कॉमन सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल का नेता ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। 1922 में स्थापित हुई परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री कॉमन सदन का ही सदस्य हो सकता है। इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था विशेषतः किसी विशेष लिखित संविधान द्वारा नहीं की गई, अपितु इस प्रणाली को विभिन्न विशेषताओं का इतिहास का विभिन्न कालों में विकास हुआ था। यह विकास विशेषतः स्टुअर्ट वंश और होनेवेरियन सम्राटों के शासनकाल में हुआ था। तो ये थी लेग्सिस ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेग्सिस ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात अमेरिकन संविधान की विरासतें। फर्स्ट इज पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, लोक संवैधानिक शक्ति का अंतिम स्रोत। अमेरिकन संविधान निर्माताओं का लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास था। अमेरिकन राजनीतिक परंपरा की यह एक मुख्य विशेषता है कि यह जनशक्ति और जन इच्छा पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से ही यह स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग ही संवैधानिक शक्ति का अंतिम स्रोत है। प्रस्तावना में यह कहा गया है कि संपूर्ण संघ का निर्माण करने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए, आंतरिक शांति को विश्वसनीय बनाने के लिए, सामान्य रक्षा का प्रबंध करने के लिए, जन साधारण कल्याण को विकसित करने के लिए, अपने लिए और भावी पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता की देन को प्राप्त करने के लिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान का निर्माण करते हैं और इसे लागू करते हैं। प्रस्तावना के इन शब्दों में यह सर्वथा स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ के लोग ही संवैधानिक शक्ति का अंतिम स्रोत हैं। नेक्स्ट लेगेसी इज लिमिटेड गवर्नमेंट। सीमित सरकार अमेरिकन राजनीतिक परंपरा की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। अमेरिकन सरकार की व्यवस्था एक लिखित संविधान द्वारा की गई है, जिसे विशेषतः देशों में सर्वोच्च कानून घोषित किया गया। संविधान में संशोधन करने के लिए कठोर विधि निश्चित की गई है और इस विधि के बिना सर्वोच्च संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च संविधान के केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया। यह विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों की सीमाएं निश्चित करता है। कोई भी सरकार अपने निश्चित क्षेत्राधिकार से बाहर किसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार ऐसा करती है तो उसके द्वारा निर्मित ऐसा कानून या उसके द्वारा की गई ऐसी कोई कार्यवाही को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिकन राजनीतिक परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान देश में सर्वोच्च कानून माना जाता है, परंतु इस संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो संविधान की सर्वोच्चता का स्पष्ट रूप में वर्णन करता हो। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में यह स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया गया है कि यह संविधान तथा इसके अंतर्गत बनाया जाने वाला संयुक्त राज्य का कानून देश के सर्वोच्च कानून होंगे और राज्यों में न्यायाधीशों के लिए इनका पालन करना आवश्यक होगा। यदि राज्यों के संविधान अथवा कानूनों में इस संविधान के विपरीत कोई व्यवस्था होगी तो उसे लागू नहीं किया जाएगा। इस प्रकार अनुच्छेद 6 द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को देश का सर्वोच्च कानून घोषित किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 6 अमेरिका में कानून के शासन की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट लेगेसी इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
जिन परिस्थितियों में अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ था, उन परिस्थितियों में एक दुस्सोध्य संविधान की व्यवस्था करना तत्कालीन आवश्यकता बन गई थी। अमेरिकन संघ में सम्मिलित हो रहे छोटे छोटे राज्य लचीले संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें भय था कि लचीला संविधान उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकेगा। अतः संविधान निर्माताओं ने बहुत दुस्सोध्य संविधान की व्यवस्था की। दुस्सोध्य संविधान का अस्तित्व अमेरिकन राजनीतिक परंपरा की एक स्थापित विशेषता बन चुका है। नेक्स्ट legacy is rigid constitution. अमेरिका का संविधान एक दुस्सोध्य संविधान है। जिन परिस्थितियों में अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया, उन परिस्थितियों में एक दुस्सोध्य संविधान की व्यवस्था करना तत्कालीन आवश्यकता बन गई थी। इसलिए अमेरिकन संविधान को दुस्सोध्य संविधान स्वरूप प्रदान किया गया। नेक्स्ट लेगेसी इज फेडरल सेटअप, संघात्मक शासन प्रणाली। डॉक्टर फाइनर के कथन अनुसार संवैधानिक राज्य वह राज्य है जिसमें अधिकार तथा शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्र को तथा दूसरा भाग संघ सरकार को दिया जाए, जो स्थानीय क्षेत्रों की इच्छा से बनाई है। संघात्मक शासन प्रणाली में सरकार दो प्रकार की होती है, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार। इन दोनों प्रकार की सरकारों में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है तथा ये दोनों सरकारें अपने अपने निश्चित क्षेत्र में पर्याप्त सीमा तक स्वाधीन होती हैं। संघात्मक शासन प्रणाली अमेरिकन राजनीतिक परंपरा की ऐतिहासिक विशेषता है और विश्व के अन्य देशों को यह प्रणाली अमेरिका की ही देन है। अमेरिकन उपनिवेशों में अमेरिकन राष्ट्र के विकासार्थ संघात्मक प्रणाली को ही सर्वोत्तम माना जाता है। तो ये थी लेगेसीज रिलेटेड टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं। फर्स्ट इज इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, विकसित संविधान। यदि कोई इतिहासकार यह अधिक आविष्कार करना चाहे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि देशों के संविधान की तरह ब्रिटिश संविधान का निर्माण कब और कौन कौन से संवैधानिक सभा ने किया था, तो अवश्य ही ऐसे इतिहासकार को निराशा का मुंह देखना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि ब्रिटिश संविधान का किसी संवैधानिक सभा ने निर्माण नहीं किया और न ही इतिहास की किसी विशेष तिथि पर इस संविधान का लागू किया गया था। ब्रिटिश संविधान का समय की प्रगति के साथ साथ धीरे धीरे विकास हुआ है। ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। इसका विकास प्राचीन काल से समय समय पर उत्पन्न हुई परिस्थितियों के अनुसार हुआ। नेक्स्ट फीचर इज इट इज पार्टली रिटन एंड पार्टली अनरिटन, कुछ भाग लिखित है और कुछ अलिखित है। ब्रिटिश संविधान संपूर्ण रूप से लिखित नहीं है। चाहे विश्व के किसी भी देश का संविधान पूर्ण रूप से लिखित होने का गर्व अनुभव कर सकता है, लेकिन इंग्लैंड का संविधान ऐसा नहीं है, क्योंकि लिखित संविधान वाले देशों में परंपराएं अवश्य जन्म लेती हैं, परंतु इंग्लैंड के संविधान के संबंध में यह बात विशेष रूप से वर्णनीय है कि इसका अधिकांश भाग अलिखित परंपराओं के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के संविधान का जो भाग लिखित रूप में मौजूद है वह किसी एक संवैधानिक प्रलेख में नहीं अपितु भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पत्रों और समय समय पर पास किए गए संसदीय कानूनों में मिलता है। समय पर बादशाहों द्वारा जारी किए गए महान चार्टर तथा ब्रिटिश संसद द्वारा पास किए गए असंख्य कानून ब्रिटिश संविधान में शामिल हैं। नेक्स्ट फीचर इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला संविधान। लॉर्ड ब्राइस और डाइसी के विचारानुसार वह संविधान लचीले होते हैं जिनको संसद संविधान कानून पास करने की विधि द्वारा बदल सकती है, और कठोर संविधान वे होते हैं जिनमें संशोधन करने के लिए एक विशेष विधि निश्चित की गई हो। साधारण शब्दों में जिन संविधानों में
साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर समझा जाता है और दोनों प्रकार के कानूनों को पास करने के लिए भिन्न भिन्न विधियां निश्चित की गई हैं। वे संविधान कठोर होते हैं, परंतु जिस संविधान में साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं समझा जाता और दोनों प्रकार के कानूनों को एक ही साधारण विधि द्वारा पास किया जाता है, वह संविधान लचीला होता है। इंग्लैंड का संविधान अत्यंत लचीला है क्योंकि इंग्लैंड में साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है और दोनों प्रकार के कानूनों को संसद साधारण विधि द्वारा साधारण बहुमत से पास कर सकती है। नेक्स्ट इज हेरिडेटरी एंड लिमिटेड मोनार्की, पैतृक और सीमित राजतंत्र। आधुनिक लोकतंत्रीय युग में लोकतंत्र के गृह इंग्लैंड में राजतंत्र का अस्तित्व बड़ा आश्चर्यजनक बात मालूम होती है, परंतु इस संबंध में ये बात विशेष रूप में वर्णनीय है कि इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र नहीं अपितु सीमित राजतंत्र है। सीमित राजतंत्र से अभिप्राय यह है कि इंग्लैंड में राजा या रानी के देश के मुखिया अवश्य हैं परंतु वास्तव में वे शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। इंग्लैंड में शक्तियों का प्रयोग लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों और मंत्री द्वारा किया जाता है। कोई समय था जब शासन संबंधी नीतियों का निर्माण निरंकुश राजा स्वयं करता था और वह अपने मंत्रियों से अपनी इच्छा अनुसार केवल परामर्श लेता था। मंत्रियों के द्वारा उस परामर्श को स्वीकार करना या न करना निरंकुश राजा की इच्छा पर निर्भर था, परंतु वर्तमान युग में सीमित राजतंत्र का अस्तित्व ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है। सीमित राजतंत्र में नीतियों का निर्माण संसद को स्वीकृत समिति मंत्रिमंडल करता है और सम्राट या महारानी को मंत्रिमंडल के परामर्श अनुसार चलना आवश्यक है। यहाँ यह बात भी वर्णनीय है कि इंग्लैंड का राजतंत्र पैतृक है। दूसरे शब्दों में इंग्लैंड का राजा सिंहासन राजा या महारानी के उत्तराधिकारी को पैतृक अधिकार संसद द्वारा 1701 में पास किए गए एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1936 में पास किए एब्डिकेशन एक्ट द्वारा निश्चित किए गए हैं। नेक्स्ट फीचर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्ष या शासन प्रणाली के विपरीत संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करती है। वास्तव में संसदीय शासन प्रणाली का आरंभ ही इंग्लैंड की धरती पर हुआ और ब्रिटिश परंपरा के आधार पर ही दूसरे देशों में इस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की गई। संसदीय शासन प्रणाली के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जो इंग्लैंड की शासन प्रणाली में मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड में सम्राट या रानी देश का नाममात्र मुखिया होता है और शासन की सारी शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल ही करता है। सैद्धांतिक रूप में चाहे इंग्लैंड का राजा शासन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वशक्तिमान है, परंतु व्यवहार में उसकी ऐसी शक्तिशाली और प्रभावशाली स्थिति नहीं है। देश का नाम मात्र मुखिया अपने सभी कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श अनुसार ही पूरे करता है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में मंत्रिमंडल कॉमन सदन के प्रति उत्तरदायी है। कॉमन सदन मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसको पद त्यागने के लिए विवश कर सकता है। तो ये थी बेसिक फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन संविधान की मुख्य विशेषताएं। फर्स्ट इज रिटन एंड ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित तथा संक्षिप्त संविधान। ब्रिटिश संविधान के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है जिसका निर्माण एक विशेष संवैधानिक सम्मेलन द्वारा किया गया है। इसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं तथा 1789 से लेकर वर्तमान समय तक इसमें कुल स्थायी संशोधन किए जा चुके हैं। ये समस्त संवैधानिक संशोधन भी संविधान का अभिन्न अंग है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान होने के साथ साथ अन्य देशों के मुकाबले में सबसे छोटा अर्थात संक्षिप्त संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद तथा यूगोस्लाविया के संविधान में 406 अनुच्छेद हैं। किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं।
इन आंकड़ों से भली भांति निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक अत्यंत संक्षिप्त संविधान है। नेक्स्ट इज पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, जनता संवैधानिक शक्ति का अंतिम स्रोत। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ के लोगों की संवैधानिक शक्ति का अंतिम स्रोत है। प्रस्तावना में यह कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग संपूर्ण संघ का निर्माण करने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए, आंतरिक शांति को विश्वसनीय बनाने के लिए, सामान्य रक्षा का प्रबंध करने के लिए, साधारण कल्याण को विकसित करने के लिए, अपने लिए और भावी पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता की देन को प्राप्त करने के लिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संविधान का निर्माण करते हैं और इसे लागू करते हैं। प्रस्तावना के इन शब्दों में यह सर्वथा स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ की जनता की संवैधानिक शक्ति को अंतिम स्रोत है। नेक्स्ट इज लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। सीमित सरकार अमेरिकन राजनीतिक परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अमेरिकन सरकार की व्यवस्था एक लिखित संविधान द्वारा की गई है, जिसे विशेषतः देश में सर्वोच्च कानून घोषित किया गया है। संविधान में संशोधन करने के लिए कठोर विधि निश्चित की गई है और इस विधि के बिना सर्वोच्च संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। यह विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों की सीमाएं निश्चित करती हैं। कोई भी सरकार अपने निश्चित क्षेत्राधिकार से बाहर किसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार ऐसा करती है तो उसके द्वारा निर्मित ऐसा कानून या उसके द्वारा की गई ऐसी कोई कार्रवाई को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकती है। नेक्स्ट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिकन संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान देश में सर्वोच्च कानून माना जाता है, परंतु इस संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो संविधान की सर्वोच्चता का स्पष्ट रूप से वर्णन करता हो। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया गया है कि यह संविधान तथा उसके अंतर्गत बनाया जाने वाला संयुक्त राज्य का कानून देश के सर्वोच्च कानून होंगे तथा राज्यों में न्यायाधीशों के लिए इनका पालन करना आवश्यक होगा। यदि राज्यों के संविधान अथवा कानूनों में इस संविधान के विपरीत कोई व्यवस्था होगी तो उसे लागू नहीं किया जाएगा। इस प्रकार अनुच्छेद 6 द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को देश का सर्वोच्च कानून घोषित किया गया। अमेरिकन संविधान का यह अनुच्छेद अमेरिका के कानून के शासन की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान। अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान माना जाता है। एक निश्चित विधि के अनुसार संविधान में संशोधन करने के लिए यह आवश्यक है कि कांग्रेस के दोनों सदन अलग अलग अपने अपने 2/3 बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन को पास करें अथवा कम से कम 3/4 राज्यों के विधानमंडल उस संवैधानिक संशोधन की पुष्टि अथवा अनुमोदन कर सकें। यह विधि बड़ी कठोर विधि है तथा इस कारण लगभग 226 वर्ष के समय में केवल इसमें स्थायी संशोधन किए गए हैं। इस स्थिति में ही अमेरिकन संविधान के कठोर होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये थी फीचर्स, बेसिक फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हमने चर्चा की इंग्लैंड और अमेरिका के संविधानों के विकास की, संविधान निर्माण करने में प्रचलित परंपराओं की, संविधान में जिन विरासतों का उपयोग किया गया उन पर चर्चा की और संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर आज हमने चर्चा की, इंग्लैंड और अमेरिका दोनों के। तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।